नमस्कार, मैं हूं दिबांग। मुंबई से एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। हमारे आज के खास मेहमान शिवसेना के दिग्गज नेता, राज्यसभा के सांसद, उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी और बाला साहेब ठाकरे के बाद सामना में सबसे तीखे संपादकीय लिखने वाले संजय राउत, आपका स्वागत है। नमस्कार। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? आपने गलत तो नहीं कहा है, लेकिन बाला साहेब ठाकरे के ज़माने में भी हम ही तीखे लिखते थे। अच्छा, वो हम तो हमारी परंपरा बाला साहेब ठाकरे जी के ज़माने से शुरू हुई तो अब तक चल रही है। चलिए, मैं आपसे सभी ज़रूरी सवाल पूछूंगा, उम्मीद है आप जवाब भी देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा आजकल हो रही है वो आपके राज्य से मैं आपको दूर ले जा रहा हूँ, बिहार ले जा रहा हूँ, और रामचरितमानस को बताया गया कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इस पर आपकी क्या राय है? और ये भी देखते हुए कि ये आपसे कहीं ना कहीं जुड़ता भी है, और ये ध्यान में रखिए कि पिछले दिनों आदित्य ठाकरे गए भी थे वहाँ तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। ज़रूर जाएंगे, वापस जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं कि उसके कोई आदमी ने प्रभु श्री राम के बारे में या और किसी भगवान के बारे में कहा तो हम उसका समर्थन करेंगे। जो गलत है वो गलत है। जो बात आपको समझ में नहीं आती है, आप उसके बारे में बात मत करिए। राजनीति में आप राजनीति करिए। अब प्रभु श्री राम क्या है, रामचरितमानस क्या है, वो पूरे देश को, पूरे विश्व को मालूम है। और वही रामचरितमानस ने देश में इतना बड़ा राजनीति की उथल पुथल कर दी है। तो आपका जो अज्ञान है वो आप लोगों के सामने क्यों लाते हो? रामचरितमानस हमारा एक श्रद्धा का विषय है और हमेशा रहेगा। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। ये एक ताज़ा जो चर्चा है दिल्ली में कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें शिंदे गुट के लोग शामिल होंगे, मतलब क्या अब ये वो पूरी तरह से हो जाएंगे वहाँ के? कैसे देखते हैं आप इसको? बात ऐसे कि जो लोग अब हमसे बिछड़ गए हैं, टूट गए हैं, अब उनकी राजनीति करेंगे। ये राजनीति उनकी नहीं है, राजनीति बीजेपी की है कि शिवसेना को तोड़ो, शिवसेना को ख़त्म करो। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का जो प्रतिष्ठा और ताकत है उसको ख़त्म करिए। जब तक शिवसेना ख़त्म नहीं होती है तब तक बीजेपी के जो इरादे हैं महाराष्ट्र में खड़े रहने के, वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन सांसद और विधायक तोड़ने से कोई भी पार्टी ख़त्म नहीं होती। पार्टी का बेस होता है नीचे का कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता। और शिवसेना का ये जो केडर बेस, जो हमारी ताकत है, वो इतनी बड़ी है। बाला साहब ठाकरे ने जिस तरह से पार्टी का संगठन बनाया है वो कोई तोड़ नहीं सकता। पार्टी आज भी बाला साहब ठाकरे के नाम पे चलती है। वो आप कहाँ से लाओगे? तो बीजेपी ने जो खेल खेला है, अब ये जो क्या बोलते हैं खेला होबे, तुम्हारा पश्चिम बंगाल का जो पॉपुलर शब्द आया था, जो खेला होबे है उनके ऊपर उलटने वाला। आप देखिए, आज आप जाइए कभी भी चुनाव लीजिए और कौन सा भी चुनाव लीजिए, यहाँ चाहे विधानसभा लीजिए, लोकसभा लीजिए, महाराष्ट्र की जनता ये जो बीजेपी ने जो खेल किया है महाराष्ट्र में, उसके सख्त खिलाफ है और आपको वो बैलेट बॉक्स में दिखेगा। चलिए, मेरे जो तीसरा सवाल है वो भी सब अलग अलग विषय के सवाल हैं, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो देश में बहुत गर्म हैं। पठान फिल्म का सवाल है। हाँ, हल्ला है। हल्ला करने की ज़रूरत नहीं थी। वो जो एक्ट्रेस है उसके ऊपर भगवे बिकनी थी, ये थी। अभी भी मुंबई में बीजेपी के एक नेता ने, कोई एक उर्फी जावेद है, उसके कपड़े के ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन लिया है। देखो, उससे भी बड़े प्रश्न इस देश में है। आप उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये प्रश्न आप मत लीजिए। अगर भगवे का सवाल है तो बहुत से लोगों ने जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए जो एक्टर्स और कलाकार हैं उनके भी इस प्रकार के कपड़े के बारे में उनका क्या पर्दे पर किया है वो सामने लाया है ना। लेकिन आपने सेंसर बोर्ड ने जो आपके हाथ में है, आपकी कठपुतली है, आपने वो काट दिया। इसलिए काटा क्योंकि वो शाहरुख खान की फिल्म है। इस देश में अगर हम इस देश को मानते हैं कि डेमोक्रेसी है, स्वतंत्र है, यहाँ सभी तरह का स्वातंत्र है, हाँ, अगर इस पर्दे पर कोई नंगा नाच हो रहा है तो ठीक है, आप उसके ऊपर निर्णय ले सकते हो। लेकिन सिर्फ उस वस्त्र का कलर भगवा है इसलिए आपने निकाला है तो गलत है। इसलिए कि उससे पहले भी आपके साथ जो लोग जुड़े हुए कलाकार
वो सभी लोगों ने इस प्रकार के वस्त्र पहनकर वही काम किया है। पिछले दिनों जो आपने शिवाजी पर बात हो रही थी और जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं तो बोल भी नहीं सकता हूं शो पर। मैं ही बोलता हूं ना। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि ये कहां से आता है? आपको गुस्सा है या आपको ये एक तरीके से लत है कि ऐसे शब्द बोलने हैं? लत की बात क्या है? या आपको अंदर से आप बोल नहीं पाते हैं ठीक से, इसलिए आप ऐसे शब्दों का सहारा लेते हैं? मैं क्या जानना किया? चाह रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान अगर होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान अगर महाराष्ट्र में होता है और वो कोई मंत्री करता है या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी करता है, तो उसके खिलाफ हम अगर आवाज़ उठाए तो उसमें गलत क्या है? जिस भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है वो तो हमारे दर्जन के प्रचलित शब्द है महाराष्ट्र मराठी के। ऐसे उसमें कोई आपको लगता है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, लेकिन नहीं। हमारे भाषा में, मराठी में, आप जिस भाषा का इस्तेमाल मुझे बार बार बोल रहे वो नहीं है अनपार्लियामेंट्री वर्ड। आप नामर्द है, उसका मतलब क्या होता है? आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। छत्रपति का अपमान, शिवाजी महाराज का अपमान है तो हम तो मानते थे जो केंद्र में बैठे हमारे मंत्री वो इस्तीफा देने चाहिए उस मुद्दे पर, कि राज्यपाल को वापस बुलाइए। जो राज्यपाल यहाँ बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है उसके खिलाफ पूरे राज्य में आक्रोश है, उसके खिलाफ एक सबसे बड़ा मोर्चा निकाला लाखों का, और राज्यपाल को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, केंद्र के मंत्री और यहाँ के मंत्री। तो अगर एक मंत्री, कोई भी एक मंत्री जिसको महाराष्ट्र के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में एक अभिमान स्वाभिमान है, वो अगर इस्तीफा देते तो आपने शान रह जाती। संजय, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे फिल्में हैं, एक ख़ास फिल्में किस्म की फिल्में चलती हैं, एक बटन खोल दिया, फिर अगली बार 2 बटन खोल दिया, फिर 3 खोलने, वैसे ही भाषा है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो तो अब सुन लिया। अब उससे आगे आपने और शब्द का इस्तेमाल किया था, आपने कहा मैं तो नॉटी कहना चाह रहा था। हाँ। फिर आप और आगे, तो ये तो फिर स्तर आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा। ये आपको एहसास है कि नहीं? है ना, एहसास क्यों नहीं है? लेकिन आप हमारी भाषा पर ही क्यों आ रहे हो? सामने जिस भाषा का इस्तेमाल होता है वो भाषा कौन सी आपने कभी देखा? अगर कोई व्यक्ति मुंबई की तुलना पाकिस्तान से करती है तो क्या हम लोग चुप बैठे? जो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, एक विश्व में प्रसिद्ध शहर है, पूरे देश का पालन पोषण करती है, पूरे देश को रोज़गार देती है, सबके साथ हम एक साथ एक राष्ट्रीय एकात्मकता के साथ रहते हैं, उसे आप कहती है ये पाकिस्तान है, तो हमारे जैसे लोग चुप कैसे बैठे? राउत साहब, अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि साल 2024 का विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे? देखिए, उद्धव ठाकरे साहब तो हमेशा एक चेहरा इस देश में बने हैं। जब से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, एक सरकार बने महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की, जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और सरकार चलाई भी। ऐसे नहीं कि सरकार नहीं चली, सरकार ठीक से चल रही थी। अभी तो मुझे लगता है जिस तरह से राहुल गांधी पूरे देश में एक यात्रा लेकर, भारत जोड़ो यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं, जा रहे हैं, उनको जो रिस्पांस मिल रहा है, तो ज़रूर आज सबके सामने राहुल गांधी एक चेहरा बन गया है, वो मानना पड़ेगा। आपको नहीं लगा कि जो सरकार आपकी गिरी, यानी आप तो पूरे छाए हुए थे, आपके नाक के नीचे से इतने लोग निकल गए और चले भी गए और बहुत दूर चले गए और आप देखते रह गए, हाथ मलते रह गए? हम हाथ मलते नहीं रह कैसे गए। हुआ ये बात? अगर मेरे पास केंद्र में सरकार होती और मेरे पास ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसी होती तो मैं शिवसेना की सरकार पूरे देश में लाता। पूरे देश में लाते? हाँ, उसमें क्या है? उसमें क्या है? ईडी आज सबसे बड़ी तो राजनीतिक खिलाड़ी कौन है? केंद्र के हाथ में या राज्यों के हाथ में। जो विरोधक है, जो हम अपनी बात नहीं मानते हैं, आप पकड़ लो, उनको अंदर डाल दो झूठे के मुकदमे। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, सब जगह पे क्या हो रहा है, एक डर पैदा करके। आज हमारे जो विधायक चले गए हैं उसमें से 12 लोगों के ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं। अब वॉश आउट हो गए, अभी कल उनको अरेस्ट होगा, परसों अरेस्ट होगा, अभी वो जेल जाएगा। अब कहाँ गया जेल? अब क्या हो गया बताइए? यही लोग आपके साथ जाने के बाद बीजेपी वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गया, और हम जो है जो आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग जेल में चले गए। हम जेल में जाने को तैयार है, लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे।
राउत जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और राहुल गांधी किस प्रकार से उभर कर सामने आए इसका जिक्र किया। आप भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, कश्मीर में आप उनके साथ यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यही कश्मीर जिसको लेकर आपकी विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कई मुद्दों पर अलग रही है, 370 की बात कहें, कश्मीरी पंडितों की बात करें, तो इस पर आप लोगों ने एक अलग भूमिका ली है, कांग्रेस की अलग भूमिका। क्या विचारधारा मायने नहीं है? तो क्या हो गया, विचारधारा अलग होती है। देखिए, जब महाराष्ट्र में ये भारत जोड़ो यात्रा आई थी नांदेड़ में, तो आदित्य ठाकरे उसमें शामिल हो गए थे हमारे पार्टी की तरफ से। अब यात्रा आखिरी पड़ाव पे है, तो मैं जा रहा हूँ और कश्मीर में जा रहा हूँ। कश्मीर से हमारा एक भावनिक इमोशनल एक रिश्ता है। 370 के मुद्दा बात रहे तो हमारा हमेशा वो रहा कि 370 जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। कांग्रेस की अलग राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस अब उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करती है। आपके प्रेडिक्शंस जो हैं, पहले आपने प्रेडिक्शन किया था जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे कि कम से कम ये सरकार 25 साल चलेगी, लेकिन 25 दिनों में सरकार गिर गई। 25 दिनों में नहीं, लगभग 3 साल तक सरकार चली। नहीं, आपने बयान दिया था उसके बाद की बात। हाँ, क्या? और दूसरा आपने ये भी बयान दिया था कि जो राहुल गांधी हैं वो एक बहुत बड़े नेता उभर के आ रहे हैं, जो अभी भी आपने बताया। लेकिन कांग्रेस के ही नेता जो हैं वो स्पष्ट शब्दों में आपको जवाब दे देते हैं कि हम तो हमारे बल पे हैं, हमें शिवसेना की ज़रूरत नहीं है। ऐसा किसी ने नहीं कहा है, आपके पास जानकारी थोड़ी कम है। अगर महाविकास आघाड़ी बनी है तो 3 पार्टी की मिलकर बनी है। देश में आज हम सभी पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी जो अपोजिशन में एक दूसरे के संपर्क में है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, जरूर कांग्रेस के सांसद कम हो गया, लेकिन पूरे देश में जो पार्टी आज भी है, गांव-गांव में है, वो कांग्रेस पार्टी है। और जब तक कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होती तब तक अपोजिशन मजबूत नहीं होगा। तो हम ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी बढ़ावा। लेकिन आज क्या हो रहा है, अपोजिशन में जो सभी छोटी छोटी पार्टी है वो कांग्रेस को खाने में बैठी है, कांग्रेस का स्पेस ले रही है। आप कांग्रेस का स्पेस मत लीजिए, आप बीजेपी का स्पेस लीजिए, आप बीजेपी को तोड़िए। हम सब लोग कांग्रेस को तोड़ रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे बीजेपी और मजबूत हो रही है। आप नाम ले सकते हैं 2-3 लोगों के जो कांग्रेस की इस तरह से को खत्म। आप है हर राज्य में देखिए, रीजनल पार्टी, चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, चाहे तेलंगाना में हो, सब जगह कांग्रेस का स्पेस खाने से कांग्रेस कमज़ोर हो गई। तो पूरे देश का नेतृत्व करे ऐसा एक पार्टी नहीं है। आज बीजेपी पूरे देश में है, मोदी जी की वजह से। बीजेपी नहीं है, मोदी जी है। जब तक मोदी जी है तब तक बीजेपी चलेगी। आज कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे वापस गति पकड़ रही है, तो कांग्रेस को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो देश में अपोजिशन मजबूत होगा। बाकी हम सब है रीजनल पार्टी। इसमें जो शरद पवार जी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी जो है वो विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ेगी, इस पर आपके बीच में मंथन है, इसमें एक मत है आप लोग? डेफिनेटली एक मत है। अगर महाराष्ट्र में हम एक साथ लड़ेंगे तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, हम 38 सीट जीत जाएंगे। 38 अगर मिलके लड़े तो। मोदी जी प्रचार के लिए आए तो भी देखिए, हमारा वोट शेयरिंग है हर पार्टी का, वो एक साथ रहेगा और नहीं टूटेगा। मोदी जी 19 तारीख को ही मुंबई में आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो बीएमसी से जुड़े और खासतौर से मुंबई से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट का भूमि पूजन वो करने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जो मुंबई में सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनने जा रहे हैं 4,000 करोड़ के, 400 किलोमीटर के, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि मुंबई की हालत ही ऐसी करके रखी है शिवसेना, क्योंकि यहाँ सत्ता में थी इसलिए। शिवसेना सत्ता में आज नहीं है, शिवसेना सत्ता में 40 साल से है और 40 साल से यहाँ की जनता हमें सत्ता पर ला रही है और आगे भी लाएंगी। आप चुनाव लेने से क्यों डर रहे हो मुंबई महानगर पालिका? हम तो चैलेंज कर रहे हैं, अभी चुनाव लीजिए। राउत जी, शिवसेना प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी के साथ हाथ मिला रही है, क्या प्रकाश अंबेडकर पे भरोसा कर सकती है शिवसेना? देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी के साथ हमारा, उनके परिवार के साथ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और ठाकरे परिवार का आपको मालूम है एक बहुत पुराना रिश्ता है। बाला साहब के पिताजी जो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे,
प्रबोधनकार ठाकरे और बाबा साहब आम्बेडकर में बहुत अच्छे रिश्ते थे, दोस्ताना था। तो अब उनके दोनों के पोते आकर कुछ राजनीति करना चाहते हैं इस देश में, जैसे हम महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं शिव शक्ति एंड भीम शक्ति। और आज भी अंबेडकर नाम का एक ताकत है इस देश में और महाराष्ट्र में, और प्रकाश अंबेडकर जी और हम एक साथ आते हैं तो ज़रूर लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ है। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी और शिवसेना एक साथ आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, और सभी चुनाव हम एक साथ लड़ेंगे। संजय जी, आप 3 महीने जेल में रहे। जी हाँ। और उसके बाद कहा गया कि ये इलीगल है। हाँ अभी छंट हुआ, यानी आपको निशाना बनाया गया। जी हाँ। पर वो 3 महीने तो वापस आएंगे नहीं आपके, वो तो गए। क्या सीखा आपने, क्या आपको क्या सबक मिला? मैं अगर मुझे आपको सबक लेने की जरूरत, सबक तो सरकार को लेनी चाहिए। नहीं, आपको क्या महसूस हुआ? आप ऐसा, अगर आपने कभी आत्मचिंतन किया हो इस पूरे 3 महीने के बारे में? देखिए, आत्मचिंतन तो यही किया, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हो, अगर आप अपने पार्टी की विचारधारा लेकर सामने जा रहे हो और सामने वाला तो आपका राजनीतिक दुश्मन है, वो डेमोक्रेसी मानने को तैयार नहीं, वो तानाशाह है, तो आपको अगर प्राण भी गंवाए पड़े तो आपको लड़ना है। जेल तो छोटी बात है। देखिए, आपके पास इतना भारी बहुमत है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में जो शासन रहा है हमेशा, पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक या मनमोहन सिंह तक, किसी ने डराया नहीं, किसी को धमकाया नहीं। मनमोहन सिंह का शासन हो या राव साहब का शासन हो, ये तो अल्पमत में था, उनके पास पूरा मेजोरिटी भी नहीं था, फिर भी वो लोग डरे नहीं। तो आप क्यों डरते हो? संजय जी, आपने शुरुआत में ये कहा कि ईडी अगर आपके पास होती तो पूरे भारत में आप शिवसेना की सरकार लाते। आज ये लोगों के मन में एक भावना है कि इस प्रकार के एजेंसी का गैर इस्तेमाल हो रहा है, सवाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सवाल ऐसा है कि सरकार केंद्र में बीजेपी की है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। नहीं, जब आपकी सरकार लेकिन महाराष्ट्र हम में ये नहीं महाविकास करेंगे। मैं आघाड़ी आपको की बताता सरकार महाराष्ट्र में थी, उस वक्त आपने किरीट सोमैया के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया था, रश्मि शुक्ला पे केस रजिस्टर्ड किया था, और उसके बाद आपने खुद ईडी पर वसूली के आरोप लगाए थे, जिस पर ईओडब्ल्यू जांच करी थी। लेकिन आज आलम यह है कि रश्मि शुक्ला के टैपिंग केस में कुछ मिला नहीं। नहीं मिला नहीं, में किरीट से सोमैया सरकार को- बदलने के बाद केस ही बंद कर दिया। किरीट सोमैया अब को जांच almost- करनी चाहिए थी, जो जांच चल रही थी वो आप पूरी कर लीजिए ना। एक जांच चल रही है, हमारे सबके फ़ोन टैप हो गए हैं, ये मैंने बोल रहा था, मुझे भी मालूम नहीं था, एविडेंस सामने आए हैं। बात किरीट सोमैया की है, आपने तो उसको क्लीन चिट दे दी, अब जांच पूरी तो कर लीजिए। इस सब के बाद क्या आपको लगता है कि बीएमसी का जो चुनाव होगा वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? Definitely ये पूछना चाहता हूँ। डेफिनेटली चुनाव हमारे लिए एक चुनौती है। क्या क्या बड़ी चुनौतियां आपको लगती हैं नहीं उसमें? नहीं, सब लोग ये चाहते हैं, हमारे विरोधी किसी भी हालत में मुंबई का चुनाव वो लोग जीत ले, और हमारे कब्जे में जो महानगर पालिका है, जो मुंबई की राजधानी है, जो हमारे लिए प्रतिष्ठा की एक महानगर पालिका होती है, हम बोलते गर्व से मुंबई पर हमारा भगवा झंडा है, वो निकालना चाहते हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, इतना आसान नहीं है ये। मुंबई की जनता हमारे साथ रहेगी और मुंबई महानगर पालिका पर फिर एक बार शिवसेना की ही सत्ता आएगी। हम उस पड़ाव पे हैं अब इस इंटरव्यू के जहां मैं आपसे सवाल पूछूंगा और जवाब भी आप ही को दे दूंगा। आपको सिर्फ एक चुनना है उसमें। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आप एक चुनेंगे, और आप तो 2 पे मानेंगे नहीं, आप तीसरी बात भी करेंगे तो वो भी मंजूर है। मैं अगर आपसे पूछूं कि जहां तक जनता से कनेक्टिविटी का सवाल है, जनता से जुड़ने का सवाल है, तो उसमें ज़्यादा माहिर कौन रहे, बाला साहेब ठाकरे या उद्धव ठाकरे? डेफिनेटली बाला साहेब ठाकरे के साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी थी। पार्टी बनाई है, पार्टी के संस्थापक हैं, हम सब लोग उनके चेले चपाटे हैं, हम आज भी उनको मानते हैं। लेकिन आज पार्टी का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, वही पार्टी है। लेकिन बाला साहब ठाकरे के साथ उनको कोई विकल्प नहीं है। एक अगर आपको बात कहनी हो जो उनकी कनेक्टिविटी पर, तो आप एक बात क्या कहेंगे जो उनको ख़ास तौर पर जोड़ती थी आम लोगों के साथ, मराठी लोगों के साथ?
मराठी में एक शब्द है लोकनेता, लोगों का नेता, यही कहूँगा। ये कहेंगे अगर ऐसा कुछ हो कि आप अपने बयानों को वापस ले सकें तो इन 2 बयानों में से आप कौन सा वापस लेना चाहेंगे? आपने बयान दिया कि अपने बाप के नाम पर वोट मांगो, फिर आपने कहा कि एक इशारे में आग लग जाएगी। मैं कोई बयान वापस नहीं लूँगा। पहला बयान भी नहीं? नहीं, क्योंकि वो बयान मेरा नहीं है, वो बयान उद्धव ठाकरे जी का है, ओरिजिनल बयान उद्धव ठाकरे जी का है, लेकिन फिर भी मैं वापस नहीं लूँगा। चलिए, और जो आपने अभी हाल फिलहाल में जितने बयान दिए हैं, जिसमें कंगना रनौत वाला भी बयान है, अभी जो मंत्री जी वाला भी बयान है, वो सब आप कोई वापस नहीं लेना चाहते? चलिए, तीर छूट गया है। हाँ? तीर छूट गया है, वापस नहीं आएगा, गोली छूट गई है। 2024 की बात करें तो उसमें आप कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना चाहेंगे या कोई ऐसा तीसरा मोर्चा अगर बने तो तीसरे ये मोर्चे के देखिए, साथ जाना तीसरा चौथा मोर्चा, 5वां मोर्चा, ये सब बकवास बातें हैं। हम महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी बनी है, हम उनके साथ रहेंगे, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। आपकी जो गठबंधन की सरकार टूटी, उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, शिंदे को या फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस को? देखिए, एकनाथ शिंदे को मैं पहचानता हूँ, आज से नहीं, हम तो एक साथ सालों साल काम किया है, हमारा साथी रहा है। उसमें वो धमक और चमक कभी नहीं रही इस प्रकार से बगावत करने की। तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के नेता है वो जिम्मेदार है, जो ये नहीं चाहते थे, वो हजम नहीं कर पा रहे थे कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं है। तो आपने एक तरीके से फडणवीस पर भी आपने उंगली उठाई नहीं, आपने सीधा दिल्ली चले गए आप। हाँ, पूरा क्या बोलता है, डीलिंग तो दिल्ली में हुआ ना, इसलिए तो सूरत सुना ना। अगर शिंदे की वापसी होनी हो तो क्या आप मुख्यमंत्री पद देने को तैयार होंगे या अध्यक्ष पद देने को तैयार होंगे? अध्यक्ष पद की बात ही नहीं, पार्टी जो है, पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ही है और रहेंगे। चाहे शिंदे को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉमिस है कि हम आपके पार्टी आपके झोली में दे दूंगा, धनुष्य बाण भी दे दूंगा, ये भी कर लूँगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से ये लोगों ने पार्टी के साथ धोखा और बेईमानी की है, मुझे नहीं लगता है कि अब हमारे पार्टी में किसी का मन बना है कि उनको वापस ले। 2 लोगों के मैं अगर नाम लूं और पूछूं कि इनकी एक खासियत क्या है, तो आप आदित्य ठाकरे की बड़ी एक खासियत क्या है? देखिए, आदित्य की खासियत ये है कि आदित्य जो बोलता है वो करने की हिम्मत उस युवा नेतृत्व में अब आ गई है। ये तो अच्छी बात है। एकनाथ शिंदे की एक खासियत क्या है? एकनाथ शिंदे की खासियत आज मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक शब्द में कहूं, नहीं कहूंगा, ठीक, छोड़ दीजिए। संजय राउत, आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए और सीधे दिए, और कई में आपके तेवर भी दिखाई दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से, तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।